बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हम यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट को जो है उसका पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए हमारे सेशन में ना दो तरह के बेटा स्टूडेंट्स हैं, एक हैं फ्रेश वाले और दूसरे रिपीटर। दोनों से मैं पहले मुखातब हूँ, वन बाय वन जो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। देखिए बेटा कोई भी जो हमारे पास एंटी टेस्ट का लेक्चर होता है, उसमें जो है वो आपके पास बहुत अच्छे से अच्छा टीचर भी बहुत अच्छा अगर लेक्चर गया है तो आप लेक्चर सुनने के बाद जो अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% नॉलेज गेन करते हैं रिगार्डिंग एंटी टेस्ट। अब वो 100% कैसे होता है? अब लेक्चर आपने दौर से सुना, उसको समझ लिया, आपको समझ आ गई, आपने उसको प्रिपेयर किया तो आपने 60 to 70% गेन किया। अब 100% तक जाने के लिए क्या फेज होता है? लेक्चर के बाद आपने टेक्स्ट बुक सामने रखी, आपने प्रैक्टिस बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, आपको जो असाइनमेंट्स भेजी उनको आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया और उसके बाद जो है वो आपका नॉलेज 70 से 80 तक चला गया, 80% पे पहुंच गया। नेक्स्ट फेज इज डिस्कशन। आपने प्रिपरेशन के बाद टेस्ट दिया। अब टेस्ट अटेम्प्ट करने के दौरान जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको अगर आप रेक्टिफाई करोगे, दूर कर लेंगे, तो आपका रिजल्ट अगर 100% हो जाता है तो इट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो 100% हो गई है। और यू शुड बी प्रिटी कॉन्फिडेंट कि अगर यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट से कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, अगर इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व, तो हम कहेंगे कि आपकी तैयारी जो है वो 100% हो गई। तो ये बेटा डिफरेंट फेज में होता है। ऐसा नहीं होता कि लेक्चर ही में आप 100% पे चले जाते हो। फर्स्ट लेक्चर, देन आपकी प्रिपरेशन है, बुक प्रैक्टिस है, उसके बाद टेस्ट है, टेस्ट के बाद आपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है, 100% पे पहुंच जाएंगे। सेकंड जो है इंपॉर्टेंट बात, मैं रिपीटर जो है स्पेशली जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं उनके लिए, सिर्फ रिपीटर्स के लिए बेटा जो हमारे पास हर साल 30 35 40% रिपीटर जो बच्चा एमडी कैट अटेम्प्ट करता है, उनमें से सिर्फ उन बच्चों के रिजल्ट अच्छे आते हैं जो टीचर के साथ जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। जो ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते। अब गौर से दो बातें बेटा सुननी है आपने। जो रिपीटर हैं, आप अगर लेक्चर ले रहे हो तो कि हमने जो है वो छोटी सी छोटी बात को भी पॉइंट आउट करना है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करवाना है। ज़ाहिर है फ्रेशर स्टूडेंट भी सुन रहे हैं और उसको आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्टी लेवल पे भी लेके जाना है। तो रिपीटर्स को दो काम करने चाहिए, उनको लेक्चर गौर से सुनना चाहिए। ये नहीं है कि वो कहें जी हम सिर्फ यूनिट्स रिवाइज कर रहे हैं, अभी तो बहुत आसान सर बता रहे हैं तो उसको सुनने की जरूरत नहीं है। क्यों उनको गौर से सुनना चाहिए? उनको गौर से लेक्चर सुनने के बाद दो काम करने चाहिए। जो पहले से उनको चीज़ें आती हैं वो उनकी रिवाइज हो गई, और कुछ पॉइंट ऐसे होंगे वो उनको क्लिक करेंगे। हो सकता है कि फर्स्ट जब आपने सेशन लिया हो उसमें वो कॉन्सेप्ट ठीक से कंसीव ना किया हो, तो उसको फौरन आपको क्या करना पड़ेगा, उस कॉन्सेप्ट को अनलर्न करके रीलर्न करना पड़ेगा, जो सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, हम चूँकि अपनी गलतियों को बहुत मुश्किल से मानते हैं, एक्सेप्टेंस कम होती है, सो हम डटे रहते हैं रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जिसकी वजह से रिजल्ट्स बेहतर नहीं आते। तो रिपीटर से रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर्स को गौर से सुना करें। जो नई बातें आपके लिए आ रही हैं उनको कंसीव करना है, उनको नोट डाउन करना है, अपने नोट्स दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करें, उनको दोबारा से बनाएं, और जो नई बातें आ रही हैं वो आपने नोट डाउन करते जाना है, और जो पुरानी बातें हैं उनको आपने कंफर्म करना है कि जो पहले पढ़ा था और जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो ठीक है। अगर कहीं पे आपको लगता है कि जो पहले पढ़ा था और आप में डिफरेंस है, उसको आपने करेक्ट करने की कोशिश करनी है। अगर कहीं पे जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं आप हम तक क्वेश्चन भी पहुंचा सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसके आंसर भी दूंगा। आइए आज अब स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट्स। बेटा डिस्कशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, वी नो डैट लाइट जो है वो क्या होती है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ बेसिकली डिस्टेंस। तो आंसर कौन सा होगा, बीटा। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर जो है उसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, लाइट ईयर का नाम दे रहे होते हैं। और हमें पता है कि 1 लाइट ईयर जो है वो किसके इक्वल होता है, हम कहते हैं 1 लाइट ईयर जो है ये 9.5 10⁻15 मीटर के इक्वल आता है, क्योंकि इसका यूनिट मीटर में है। सो इट्स डेफिनेटली ये यूनिट किसका है, डिस्टेंस का है। सो बेटा लाइट ईयर जो है इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस नॉट टाइम। सेकंड क्वेश्चन बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें जो है वो ऑप्शंस आर
डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट, नो, डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट, आंसर इज बीटा, करेक्ट आंसर इज बीटा। याद रखना है कि जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के साथ जो है वो चेंज नहीं होता। अब देखें कि हमारे पास सपोज करें कि एक लेंथ है, लेट्स से लेंथ इज 1 मीटर। अब इस लेंथ को चाहे आप मीटर में मेजर कर रहे हो, चाहे आप सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो, चाहे आप मिलीमीटर में मेजर कर रहे हो, इसकी लेंथ का मैग्नीट्यूड जो है वो तो चेंज नहीं होगा। आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो उसमें वेरी कर रहे हैं, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो उतना ही रहता है। चाहे आप इसको 1 मीटर कह रहे हैं, चाहे आप इसको 100 सेंटीमीटर कहेंगे या 1000 मिलीमीटर कह देते हो, उसमें इट विल मेक नो डिफरेंस, मैग्नीट्यूड ऑलवेज रिमेन सेम। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट वेरी विद द सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है। तो मेथड ऑफ मेजरमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अब देखें उसकी प्रिसीजन पे फर्क पड़ सकता है अगर आप इंस्ट्रूमेंट चेंज करते हो, ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है ऑलवेज रिमेन सेम। तो आंसर कौन सा है? बीटा, डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट। थर्ड क्वेश्चन, न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ। अब न्यूटन सेकंड बेटा किस चीज का यूनिट होता है? मोमेंटम का, जो कि हमें बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए जो क्वांटिटीज है उनसे रिलेटेड। हमें पता है इम्पल्स भी चेंज इन मोमेंटम को ही कहते हैं, और इम्पल्स जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास हुआ करता था, इम्पल्स जो है उसको हम कहते थे F मल्टीप्लाई बाई टी, यानी चेंज इन मोमेंटम ही होता था वो। और इम्पल्स का जो यूनिट था वो क्या बनता था? न्यूटन सेकंड। तो न्यूटन सेकंड जो है इज आल्सो द यूनिट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम का भी यूनिट होता है। सो अगर आपको ये याद ना भी आए तो आप इसको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट कन्वर्ट करके देख सकते हैं। न्यूटन को पुट करें, न्यूटन क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड एक इससे कैंसिल हो जाएगा तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और वो किस चीज़ का यूनिट है? मोमेंटम का। सो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें बेटा आंसर जो आपका बनेगा बीटा, दैट इज मोमेंटम। नेक्स्ट जो है बेटा 1 नैनोमीटर, क्वेश्चन नंबर 4, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू। अब बेटा ये प्रीफिक्स है, नैनोमीटर जो है ज़ाहिर नैनो हम कहते हैं 10 रेज टू पावर 9 को। अब नैनो जो है वो है 10 रेज टू पावर -9 मीटर को हम बोल रहे होते हैं। सो इसको हम यूनिट चेंज भी कर सकते हैं। अब देखो कि ये 10 रेज टू पावर -9 है, मीटर जो होता है वो 10 रेज टू पावर 2 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 1 मीटर इसको 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम 10 रेज टू पावर -7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो 1 नैनोमीटर कैन आल्सो बी इक्वल टू 10 रेज टू पावर -7 सेंटीमीटर। मैंने इसको सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि सारे आंसर जो है यहाँ पर गिवन किस में है? सेंटीमीटर में। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? बीटा, यानी 10 रेज टू पावर -7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बेटा 1 माइक्रोन इज रिलेटेड टू सेंटीमीटर जो है एज माइक्रोन। मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था, जो माइक्रोन है, फर्मी है, एंगस्ट्रॉम है, ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ होते हैं। हमारे पास जो यूनिट मैंने बोले माइक्रोन, फर्मी मैंने बताया था क्या होता है, वो 10 रेज टू पावर -15 मीटर होता है। जो एंगस्ट्रॉम है वो हमने कहा 10 रेज टू पावर -10 मीटर को बोलते हो। 1 माइक्रोन जो है ये हम कहते हैं 10 रेज टू पावर -6 मीटर को। सो दीज आर स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस ऑफ लेंथ, ये लेंथ को रिलेट करते हैं। अब उसने हमें सेंटीमीटर में इसको पूछा है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 2 सेंटीमीटर। सो लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें भी आंसर आपका 10 रेज टू पावर -4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपके पास आंसर जो है 10 रेज टू पावर -4 सेंटीमीटर। तो 1 माइक्रोन जो है इसमें आंसर आपका बनेगा डेल्टा। सो फर्मी, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, ये सारे यूनिट जो है वो इनको कहते हैं स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस फॉर लेंथ। तो बेटा इसमें आंसर डेल्टा है। 6 क्वेश्चन नंबर 6, अ सूटेबल यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वेरी सिंपल, इसका आंसर क्या है? बीटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगर आपको याद है वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसके फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इसका फार्मूला जो है वो कौन सा होगा? F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज इक्वल टू क्या हो गया? एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड में m1 m2 दोनों मैस है, मैस का स्क्वायर, तो इसका जो यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका बेसिक जो यूनिट बनता है एसआई सिस्टम में वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो आंसर इज बीटा।
नेक्स्ट है जी 7, क्वेश्चन नंबर 7। अ स्टूडेंट मेजर्स द diameter using screw gauge of least count 0.001 सेंटीमीटर, करेक्ट मेजरमेंट। बेटा लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जो हर इंस्ट्रूमेंट जो है डेट हैव सम लिमिट ऑफ प्रिसीजन, सो उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो उसके लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। मतलब अब देखें, आपने सबसे पहले चेक करना है कि जो लीस्ट काउंट है और जो आंसर में हमें यूनिट है क्या वो सेम गिवन है। अब लीस्ट काउंट भी सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, ऑप्शन भी सेंटीमीटर में है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर लीस्ट काउंट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस है तो आपका आंसर भी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही होना चाहिए। तो इसमें आंसर हमारा बनेगा अल्फा 5.223। अब देखो ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक है, बीटा में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, चार्ली में 1 है, डेल्टा में 4 है, लेकिन हमारा चूंकि लीस्ट काउंट अप टू 3 डेसिमल प्लेस है, इसका मतलब है हमारी जो प्रिसीजन है वो भी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक की आएगी। जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका कौन सा बनेगा, अल्फा बनेगा। अगर यूनिट सेम ना हो लीस्ट काउंट का और जो ऑप्शंस है उनमें यूनिट सेम ना हो तो पहले आपने लीस्ट काउंट को अपनी जो ऑप्शंस गिवन है उसके यूनिट के अकॉर्डिंग पहले उसको कन्वर्ट करना, उसके बाद आंसर देना है। ठीक है जी। अब चूंकि यहाँ पर लीस्ट काउंट भी सेंटीमीटर में, ऑप्शन भी सेंटीमीटर में थी, तो इसलिए आंसर आपका कौन सा है, अल्फा यानी 5.223 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 8 जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस क्वांटिटी। वेरी सिंपल, आपने 7 बेस क्वांटिटीज जो है अच्छे से आपको पता है, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी 7 सेट ऑफ यूनिट्स आपने याद किए हुए। आंसर कौन सा है, चार्ली, टाइम। टाइम जो है वो बेस क्वांटिटी है, बाकी सारे जो है वो ड्राइव क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट बेटा जी, यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी इन बेस यूनिट, इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। अब बेटा मैंने आपको वैसे याद भी करवा दिया था और दोबारा इसको सॉल्व भी कर देते हैं। मैंने आपको पेयर्स लिखवाए थे जिसमें जो है मैंने कहा था कि प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड एनर्जी डेंसिटी, मैंने कहा था इन सब के यूनिट्स जो हैं वो सेम आते हैं, इक्विवेलेंट है यूनिट। और एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका मतलब है इसके जो यूनिट हैं वो प्रेशर के इक्विवेलेंट ही होंगे, और प्रेशर के जो है वो बेस यूनिट जो है वो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनते हैं। तो यही आंसर है। ठीक है जी। अगर वैसे आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब एनर्जी आप कहते हो न्यूटन मीटर के इक्वल है, यानी जूल यूनिट होता है, और ये क्यूबिक मीटर है तो 1 मीटर इससे कैंसिल आउट हुआ, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन गया। अगर आप इसको न्यूटन कह देते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, पर मीटर स्क्वायर, तो आंसर अगेन आपके पास किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। सो याद रखना आपने, जैसे लेक्चर में भी बताया था, प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी डेंसिटी, इन सब के यूनिट्स सेम आते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। और हमारे पास जो है इसका मतलब है एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आएगा। सो इसमें आंसर बेटा हमारा कौन सा है, अल्फा। क्वेश्चन 10 हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सॉलिड एंगल जो है एट द सेंटर ऑफ स्फीयर कितने होता है, 4 पाई। मैंने लिखवाया था हाउ मेनी स्टेडियंस आर देयर इन वन कंप्लीट स्फीयर, तो आंसर इज 4 पाई, आंसर इज डेल्टा। 11 भी बहुत सिंपल है जी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस की पावर -3 आर द बेस यूनिट। अब देखो इसमें बेटा आपको सिंपल जो है वो याद होना चाहिए। अब देखो प्रेशर का तो नहीं हो सकता, प्रेशर देखें अभी आपने ड्राइव किया, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला, बेस यूनिट है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। फोर्स जो है वो हमें पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, न्यूटन जो है, इसका मतलब एक ही आंसर बचता है वो है बीटा यानी पावर के इक्विवेलेंट है। सो ये आपकी प्रैक्टिस आपको बताती है, जैसे मैंने कहा था ड्राइव यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट जो टेबल 1.3 भी बुक में गिवन था, जो आपकी प्रैक्टिस बुक में गिवन है, वो आपने अच्छे से रिवाइज करना है ताकि आपको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट कुछ क्वांटिटीज के यूनिट्स याद हो जाएं। और इसमें आंसर आपका क्या बन रहा है, पावर। तो आंसर क्या है, बीटा। अगर कहीं कंफ्यूजन भी आए तो उसको आप सॉल्व करके देख सकते हो, इसमें आंसर बीटा बनेगा। नेक्स्ट इज 12, क्वेश्चन नंबर 12 है अनसर्टेनिटी मे अकर ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यस, लीस्ट काउंट की वजह से अनसर्टेनिटी जो है वो अकर करती है। नेचुरल वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड, नेचुरल वेरिएशन, प्रेशर में चेंज, टेम्परेचर में चेंज, उनकी वजह से भी फर्क आता है जिसको रैंडम एरर भी बोलते हैं। और नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ द पर्सन सेंस
इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपकी आई साइट जो है वो ठीक नहीं है, 100% नहीं है, आप मेजरमेंट ठीक नहीं ले रहे, तब भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आंसर कौन सा बेटा? डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा डेल्टा। नेक्स्ट है बेटा इसमें हमारे पास यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इन सिस्टम इंटरनेशनल। अब एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो इसका यूनिट सिंपल क्या होता है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। सो आंसर जो है वो बीटा हो जाएगा। बाकी अगर देखें तो न्यूटन पर किलोग्राम जो है ये आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट होता है, जिसको आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मीन F इज इक्वल टू mg। यहाँ से अगर G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F/m, यानी न्यूटन पर किलोग्राम। तो न्यूटन पर किलोग्राम आमतौर पर हम कहते हैं ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है, यानी G का यूनिट है। m मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर सिंपल जो है वो किस चीज़ का यूनिट है? वो एक्सेलरेशन का है। तो इसमें तो आंसर जो है वो श्योरली कौन सा है? बीटा। आंसर इज बीटा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसमें मैंने लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि हमारी बुक जो है उसकी जो समरी है उसका लास्ट पॉइंट भी था कि कोई भी जो इक्वेशन है उसकी सारी टर्म्स जो है उसके यूनिट सेम होने चाहिए। एनी इक्वेशन जो है उसकी सारी टर्म्स जो है उसके यूनिट सेम होते हैं, तो उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसमें हमें कह रहा है एस इज इक्वल टू ए टी प्लस जो है, इसमें कह रहा है जी ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर, और इसमें उसने कहा है कि आपने यूनिट सी के बताने हैं, जबकि डिस्टेंस जो है वो कह रहा है मीटर में है और टाइम सेकंड में है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये एक इक्वेशन है तो इसकी सारी टर्म्स के यूनिट सेम होने चाहिए। इट मीन्स डैट यहाँ से अगर हमें सी के निकालना है यूनिट, तो सी टी स्क्वेयर मैं किसी के भी इक्वेट कर दूंगा इक्वल, तो मैं सी टी इज इक्वल टू एस, मतलब इस टर्म और इस टर्म के यूनिट सेम होने चाहिए। ये वाली जो टर्म है इसमें टोटल 4 टर्म्स है, 1 2 3 4 के 4 जो है उनके यूनिट सेम होने चाहिए। सो हम किसी भी दो को इक्वेट करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। चूँकि यहाँ हमें डिस्टेंस का यूनिट दिया हुआ है इसलिए मैंने इसको इसके साथ इक्वेट कर लिया। अच्छा, अब देखो यहाँ से s इज इक्वल टू जो है वो c का हमें यूनिट फाइंड करना था, तो वो क्या आ गया? st माइनस 2। अब डिस्टेंस का यूनिट हमें क्या बताया हुआ? मीटर। t का यूनिट क्या बताया? सेकंड। तो आंसर इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन के इक्वल ये क्वांटिटी होगी। सिमिलरली अगर यहाँ हमें a का यूनिट पूछा होता तो a का वही यूनिट है जो डिस्टेंस का है, यानी कि मीटर होता, क्योंकि हर टर्म के यूनिट क्या है? सेम है। सिमिलरली यहाँ पर हम b के भी यूनिट निकाल सकते हैं, वो मीटर पर सेकंड आ जाएंगे। सो हमें इस तरह का क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आता है, उसमें हम अक्सर यूनिट भी पूछे जाते हैं, क्वांटिटी भी पूछी जाती है। अगर यहाँ क्वांटिटी पूछी होती तो आंसर क्या होता है? एक्सेलरेशन, यानी सी की जगह एक्सेलरेशन आएगा, बी की जगह वेलोसिटी आएगी अगर आप कैलकुलेट करोगे, ए की जगह डिस्टेंस आएगा अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें जो आंसर हमारा वो है बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आंसर है डेल्टा। 15 क्वेश्चन नंबर 15, वेवलेंथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज 0.0000, इसमें 4 जीरोज हैं, 6 मीटर है, इसको इक्वलेंट टू माइक्रोन में कन्वर्ट करना है, यानी माइक्रो में कन्वर्ट करना है। तो इसको बेटा आप जो है वो राउंड अप करके माइक्रो में कन्वर्ट कर सकते हो। ये 16 माइक्रोन के इक्वल बनेगा, 60 माइक्रोन सॉरी। ये आपके पास क्या है? इसमें 0.00004 जीरोज हैं और ये मीटर है। अब अगर देखो मैं डेसिमल पॉइंट को मूव करता हूँ 6 की तरफ, इस तरफ लेके जाता हूँ, तो ये आपके पास बनेगा 6 × 10⁻⁻5 मीटर। अब देखें यहाँ से अगर मैं इसको एक जीरो इसके साथ और ऐड कर दूं तो ये 10⁻⁻6 मीटर बन जाएगा। अब 10⁻⁻6 मीटर को आप क्या बोलते रहे? माइक्रोन। तो ये 60 माइक्रोन आंसर बन जाएगा। तो अगर हम इस फिगर को माइक्रोन में कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड प्रीफिक्स में, तो ये 60 माइक्रोन आंसर आपका बनेगा। आंसर कौन सा बेटा? चार्ली। नेक्स्ट है जी, टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। देखो बेटा जितनी भी बेस क्वांटिटीज हैं उनकी डेफिनेशन ही यही थी कि उनको किसी और अदर फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। तो 7 सेट ऑफ जो बेस क्वांटिटीज हैं उनको हम अदर क्वांटिटीज की टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। तो टेम्परेचर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन एनी टर्म जो है, तो आंसर कौन सा बनेगा? डेल्टा। नॉट पॉसिबल, डेल्टा आंसर है। नेक्स्ट बेटा 17, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम MKS सिस्टम CGS सिस्टम जो है ये आपस में इंटर कन्वर्जन आ सकती है। तो यहाँ पर आपको 0.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर डेंसिटी जो है उसको हमें किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आइए कन्वर्ट करके देखते हैं। इसमें गिवन है 0.5। अब 0.5 जो है वो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है।
इसको हमें किलोग्राम जो है वो पर क्यूबिक मीटर में चेंज करना है। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय ग्राम ओवर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब देखो बड़ा सिंपल है, 0.5 मल्टीप्लाई 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 10⁻⁻3। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर कहते हो, 10⁻²। और ऊपर पावर क्या है, 3। अब इसका मतलब यहाँ से ये बना 0.5 10⁻³ और ये नीचे जो कि पावर है ये 10⁻6 हो जाएगा। अब आपका आंसर कन्वर्ट हो चुका है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में। ये आपके पास जो मल्टीपल है ये -6 है, ऊपर आके +6 बनेगा तो +3 बचेगा। इसका मतलब है 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। सो आपका आंसर जो है वो 500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आंसर आ जाएगा। सो वेरी सिंपल। अगर हमें जो है वो स्मॉलर से बिगर यूनिट्स की तरफ जाना है तो नेगेटिव पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर जो है बिगर से स्मॉलर की तरफ जाना है हम पॉजिटिव पावर के साथ यानी पॉजिटिव प्रीफिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड यू विल गेट द आंसर। सो सिंपली आपने ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना था किलोग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो योर आंसर इज, डेंसिटी का आंसर कितना आ गया, 500 kg पर क्यूबिक मीटर। इसमें बेटा जो आंसर आपका बन रहा है वो कौन सा है, अल्फा। नेक्स्ट इज अर्ग पर मीटर। अब अर्ग सीजीएस सिस्टम में किस चीज का यूनिट है, एनर्जी का, और अर्ग पर मीटर है तो इसमें किस चीज का यूनिट हो सकता है, ये यूनिट है बेटा इसमें से फोर्स का यूनिट बनेगा। आंसर आपका बन जाएगा अल्फा। अब कैसे पता चला ये, देखो हमारे पास जो है हम जो वर्क यानी एनर्जी का फॉर्मूला कहते हैं वो होता है FD। अब इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है वो किसके इक्वल हो सकती है, वो एनर्जी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो सकता है। अब एनर्जी का यूनिट जो है वो हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल में जूल होता है और डिस्टेंस का मीटर होता है, तो जूल पर मीटर जो है वो 1 न्यूटन बनता है। या अब यहाँ एनर्जी का यूनिट उसने क्या कहा हुआ है, ये उसने जो है वो हमें अर्ग कहा हुआ है। तो सीजीएस सिस्टम में एनर्जी का यूनिट क्या होता है, अर्ग डिवाइडेड बाय मीटर। तो इट मीन्स कि ये आपका यूनिट किस चीज का बन सकता है, फोर्स का यूनिट हो सकता है। आंसर है अल्फा। नेक्स्ट भाई, एम्पियर आवर। अब देखो इस तरह के यूनिट्स फ्रीक्वेंटली आते हैं तो आप जो है वो सिंपल आंसर कर सकते हैं। इसमें आंसर हमारा जो है वो है बेटा चार्ज। अब बाकी ऑप्शंस को भी आप देखें, अब हमें पता है कि करंट जो है वो होता है चार्ज ओवर टाइम। तो यहाँ से बेटा चार्ज किसके इक्वल आ गया, वो करंट इनटू टाइम। सो टाइम के यूनिट्स डिफरेंट हो सकते हैं। करंट जो है वो आप देखें ना, एम्पियर इसका यूनिट होता है, टाइम का जो है वो सेकंड, मिनट्स, आर भी हो सकता है। यहाँ उसने कहा एम्पियर आवर, तो ये किसका यूनिट बनेगा, जाहिर है ये चार्ज का यूनिट बनेगा। सो करंट का यूनिट एम्पियर, टाइम का उसने आर लिखा हुआ है तो ये आपके पास चार्ज का यूनिट आएगा। इसी तरह से जो है बाकी अगर आप चेक करना चाहें तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका यूनिट नहीं हो सकता, एनर्जी का भी नहीं हो सकता ज़ाहिर एम्पियर आवर, और पावर का तो भी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसलिए आंसर कौन सा बनेगा, डेफिनेटली अल्फा ही आंसर बनेगा, यही बेस्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, if U1 and U2 are the units selected in two system of units N1 and N2 at the numerical values, then अब देखो बेटा सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सेम जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स है, अब फोर्स जो है वो सीजीएस सिस्टम जो है उसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और सिस्टम इंटरनेशनल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें इसका यूनिट होता है न्यूटन और इसमें क्या होता है, इसका यूनिट होता है डाई। अब देखो 1 न्यूटन हम कहते हैं किसके इक्वल है, 10⁵ डाइन्स के इक्वल है। तो ये दो सिस्टम ऑफ डिफरेंट यूनिट्स हैं। अब इसके मैग्नीट्यूड को लेट से मैं जो है वो यूनिट जो है इसके यूनिट को लेट से मैं U1 बोल रहा हूँ, इसका जो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है उसको N1 बोल रहा हूँ। तो यहाँ इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड N2 है और यूनिट क्या है, U2 है। तो देखो सिस्टम ऑफ यूनिट वेरी करने से क्या हुआ कि यहाँ पर देखें कि ये सिस्टम इंटरनेशनल है, इसमें जो है वो मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट न्यूटन है। इसमें मैग्नीट्यूड N2 है यानी 10⁵ है, यूनिट डाइन है। तो सिस्टम ऑफ डिफरेंट, आप सेम फिजिकल क्वांटिटी को दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आप एक्सप्रेस जब करते हो तो उनका न्यूमेरिकल जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी कर सकता है। कैसे करेगा देखें, गौर से देखें।
अब डाइन जब आप लिखते हैं, अब आप स्मॉल सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे हैं, अब यूनिट डाइन जो है वो स्मॉलर यूनिट है, तो साथ जो n1 n2 मैग्नीट्यूड आया वो बड़ा आ गया, यानी 10⁵ आ रहा है। सो न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी बड़ी हो गई है। और अगर n यानी बड़ा यूनिट यूज कर रहे हैं तो उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो स्मॉल हो गई है। सो इसलिए हम कह सकते हैं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। यहाँ u1 एंड u2 क्या है, ये आपके पास जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग यूनिट्स हैं, जबकि n1 n2 जो है उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी उसका मैग्नीट्यूड है। सो आंसर हमारा जो है इसमें कौन सा बनेगा जी, अल्फा n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। नेक्स्ट 21 जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट, क्वेश्चन नंबर 21। सो बेटा इसमें सिंपल अपने लर्न नहीं करना है, मिलीमीटर होता है 10⁻⁻3, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10, मीटर होता है मीटर के 1 मीटर ही, और फर्मी जो है वो 10⁻15 मीटर को बोलते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा बनेगा, बीटा। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है यहाँ पर बनेगा फर्मी। नेक्स्ट बेटा 22 भी बेसिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द रिलेशन जो है वो इज रॉन्ग। फर्स्ट वन 1 कैलोरी 4.18 जूल होता है, करेक्ट है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10⁻19। तो मेगा चूंकि होता है 10⁻+6, तो ये हो जाएगा 1.6 10⁻13, ये भी करेक्ट है। तो बीटा इज आल्सो द करेक्ट ऑप्शन। चार्ली 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻10 मीटर, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। डेल्टा इज द रॉन्ग ऑप्शन, जो कि 1 न्यूटन 10⁻5 डाइन्स के इक्वल नहीं होता, 1 न्यूटन 10⁻+5 डाइन्स के इक्वल होता है, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है। इसलिए आंसर कौन सा बेटा आपका, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 23, a physical quantity is measured and its value is found to be nu, where n is the numerical value and u is the unit. Which of the following relation is true? अब देखो अभी भी बेटा हमने बात की, और क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कहा था मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट वेरी विद द चेंज इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है। सो व्हाट डज इट मीन, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय सिस्टम ऑफ यूनिट का जो यूनिट है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहना है, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है, यानी मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी नहीं करता। फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास एक लेंथ है, वो 1 मीटर है, 1 मीटर की एक लेंथ है। अब इसको आप चाहे वो मीटर में लिख रहे हो तो आप 1 मीटर इज इक्वल लिख रहे हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है जी। सो आप कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट, का मतलब है n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, u। अगर यूनिट आप बड़ा यूज करेंगे, बड़ा यूनिट, तो उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। अगर यूनिट स्मॉलर यूज करोगे तो मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। इन अदर वर्ड्स जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होता। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कहा कि सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होने से मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, लेंथ तो उतनी ही रहेगी। लेंथ चाहे आप 1 मीटर कह रहे हो या 100 सेंटीमीटर कह रहे हैं, बात एक ही है। अब हुआ ये कि यहाँ इसको आप n1 कह रहे हैं, इसको आप u1 लेट से कह रहे हैं, इसको आप n2 कह रहे हो, इसको u2 कह रहे हैं। अब जरा देखें बेटा यहाँ बड़ा यूनिट यूज कर रहे हैं, बिगर यूनिट, तो उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड कम है। यहाँ आपने स्मॉलर यूनिट यूज किया, यूनिट स्मॉल कर दिया तो मैग्नीट्यूड उसका जो है यहाँ पर सॉरी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। सो न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट जो है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। इन वर्ड्स न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बड़ा अगर यूनिट यूज कर रहे हो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी, बड़ा यूनिट यूज कर रहे हो तो स्मॉलर यूनिट यूज कर रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। इन अदर वर्ड्स दो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अभी अगर हम यूनिट ले रहे हैं उसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होगा। सो मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। तो अब देखें बेटा इसमें आंसर जो आपका बन रहा है वो आपका बनेगा डेल्टा, यानी n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो है वो क्या हो जाएगा, u। 24 बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बेटा। आगे 24 में अगर देखें तो कहता है विच डज नॉट हैज सेम यूनिट एज दैट ऑफ अदर। मैंने आपको एक आसान सी चीज बताई थी, मैंने कहा था जब भी ना पावर टाइम से मल्टीप्लाई हो इट बिकम्स द यूनिट ऑफ एनर्जी। जब भी पावर टाइम से मल्टीप्लाई, फॉर एग्जांपल पावर किलोवाट है, टाइम आवर है, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। जब भी पावर
टाइम से मल्टीप्लाई होगी, यूनिट एनर्जी का बन जाएगा। अब वॉट सेकंड, वॉट इज पावर, टाइम है सेकंड, तो एनर्जी का यूनिट है। किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है। इसका मतलब है आंसर क्या है, डेल्टा जूल सेकंड। ये डिफरेंट है, बाकी तीनों के यूनिट सेम है। किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है, वॉट सेकंड एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, तो आंसर इज डेल्टा। 25 जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज बेस्ड ऑन द यूनिट मास लेंथ एंड टाइम अलोन। सिर्फ उसमें कहता है जी कि कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट जो है इज नॉट बेस्ड, सॉरी अब देखो इसमें जो है वो हमारे पास है अल्फा, सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल में टोटल बेस क्वांटिटीज कितनी है, 7 है। जबकि आपके पास जो एमकेएस सिस्टम है उसमें 3 है, एफपीएस सिस्टम में भी 3 ही है, मैथ लेंथ और टाइम सीजीएस में भी 3 ही है। तो चार्ली, बीटा और डेल्टा, इनमें 3 बेस क्वांटिटीज हैं, जबकि सिस्टम इंटरनेशनल में 7 है, जो कि उसने कहा है इज नॉट बेस्ड ऑन द 3, तो वो 7 पे है, इसलिए आंसर आपका अल्फा बनेगा। तो 25 वाले क्वेश्चन का आंसर जो है बेटा वो है अल्फा। 26 जी, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस अगर 1% है, एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम जो है ये भी हम इजीली डिस्कस कर चुके हैं बेटा। इसको जो है वो हमने रूल क्या यूज किया था, पावर फैक्टर इज मल्टीप्लाइड विद द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो रेडियस में अगर परसेंटेज जो है वो 1% एरर है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर चूंकि होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये पावर फैक्टर ने मल्टीप्लाई होना है किसके साथ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द रेडियस दैट इज 1%, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 3%। ये तो बहुत इजी है, पावर फैक्टर वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। पावर फैक्टर 3 है, तो आप रेडियस में परसेंटेज एरर 1% है, तो आंसर इज 3%। नेक्स्ट 27 भी बहुत सिंपल है, मैक्सिमम एस्टिमेट एरर बतानी है 27 में। तो आप देखो इसमें हमें ना उसका लीस्ट काउंट कितना बताया हुआ है, 0.05 सेकेंड। तो याद रखना मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में वो जो है वो कितनी होती है, जितना उसका लीस्ट काउंट होता है। तो इसमें बेटा आंसर जो है वो कौन सा बनेगा, बीटा 2 + और -0.05 सेकंड, जितना उसका लीस्ट काउंट है वो हम साथ मेंशन कर देंगे मैक्सिमम एस्टिमेट ऑफ एरर के लिए। तो 27 का आंसर जो है वो श्योरली क्या होगा, बीटा। नेक्स्ट 28 बेटा जी, इक्वेशन हमें गिवन है और स्टेशनरी वेव की y = 2a sin और into 2 पाई ct ओवर लैम्डा cos 2 पाई x ओवर लैम्डा। इस तरह का क्वेश्चन बेटा आमतौर पर आपको वैसे डराने के लिए दिया जाता है, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के यूनिट सेम होने चाहिए। सो y = 2a sin थीटा, y मीटर में होगा, a एम्पलीट्यूड है वो भी मीटर में होगा, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। बाकी इनका जो रेशो है वो कांस्टेंट ही रहनी चाहिए, मतलब साइन के साथ जो गिवन है वो भी एंगल होगा, कॉस के साथ गिवन है वो भी एंगल होगा, तो वो यूनिट लेस ही होने चाहिए। अब देखें कैसे, इसमें फर्स्ट है द यूनिट ऑफ सी टी इज सेम एज दैट ऑफ लैम्डा, तो ठीक है बात, अगर इसका यूनिट सी टी और लैम्डा सेम होंगे तो कैंसल आउट कट के 2 पाई रह जाएगा, इट मीन्स कि वो साइन का एंगल बन जाएगा, तो ये वाली ऑप्शन करेक्ट है। बीटा भी करेक्ट है, चूंकि कॉज के साथ 2 पाई x ओवर लैम्डा है, तो x और लैम्डा का यूनिट सेम होगा तो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो कॉज भी 2 पाई रह जाएगा, तो वो एंगल कॉज का बन जाएगा, इसका मतलब है ये भी करेक्ट है। चार्ली ऑप्शन में यूनिट 2 पाई c और लैम्डा और 2 पाई लैम्डा ओवर टी ये सेम होने चाहिए, तो ये भी करेक्ट है बेटा, इनके यूनिट अगर सेम होंगे तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आपका आंसर इसमें जो बनेगा वो क्या बनेगा, डेल्टा। जरूरी नहीं है कि सी और लैम्डा और एक्स ओवर लैम्डा के यूनिट सेम हो, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी रेशो सेम होगी तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। तो इसमें जो आंसर बन रहा है वो आपका बेटा कौन सा बनेगा, डेल्टा। द यूनिट ऑफ सी ओवर लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ एक्स ओवर लैम्डा, तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकती है, डेल्टा आंसर। 29 द यूनिट ऑफ परसेंटेज एरर, बेटा परसेंटेज एरर जो है वो रेशो ऑफ 2 क्वांटिटीज हम ले रहे होते हैं ना, लीस्ट काउंट को हम मेजर्ड वैल्यू के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो रेशियो ऑफ 2 सेम क्वांटिटीज डज नॉट हैव एनी यूनिट्स, तो इसमें आंसर कौन सा है जी, चार्ली। परसेंटेज एरर इज यूनिटलेस। नेक्स्ट है 30, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज डिटरमिन्ड बाय, एक्यूरेसी बेटा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फ्रैक्शनल एरर भी कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज एरर से भी कैलकुलेट करते हैं, और आपको पता है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज एरर आ जाती है। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो है जो कि एक्यूरेसी जो है जिसको हम बोल रहे होते थे, तो एक्यूरेसी बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, सो इसमें आंसर कौन सा बनेगा, डेल्टा।
सिंपल फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं, परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं। आंसर इज डेल्टा। जबकि प्रिसिजन जो है वो किस पे डिपेंड कर रही होती थी, एब्सोल्यूट एरर पे। तो क्वेश्चन 30 में अगर होती प्रिसिजन ऑफ मेजरमेंट इज डिटरमिन्ड बाय, फिर आंसर होता है अल्फा। अब उसने कहा एक्यूरेसी, इसलिए आंसर बीटा भी है, चार्ली भी है, तो आंसर आपका कौन सा बनेगा, डेल्टा। क्वेश्चन 31 जी, इसमें रेडियस ऑफ स्फीयर आपको गिवन है, परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। अच्छा बेटा यहाँ पर अगर आप गौर करें तो रेडियस हमें गिवन है 5.3 प्लस एंड माइनस 0.1 और साथ है सेंटीमीटर। अच्छा इसमें हम कह रहे हैं कि परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम बताओ। अब हमें पता है, रूल ये पता है कि ये जो हमारे पास पावर फैक्टर है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है, जो कि रेडियस का है। अब वॉल्यूम में जो परसेंटेज एरर होगी वो पावर फैक्टर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी यानी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो है उसके साथ हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 अ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन द रेडियस अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो 3 मल्टीप्लाई बाय इसका लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल वैल्यू यानी 5.3 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100% करोगे तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। सो हमने करना क्या था, जो परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है उसको हमने पावर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना था। तो पावर फैक्टर इज 3 और रेडियस की परसेंटेज अगर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालनी है तो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसमें आंसर आपका आगे चल के फर्दर सॉल्व नहीं किया हुआ, तो आंसर कौन सा बन जाएगा बेटा, चार्ली आंसर है। नेक्स्ट 32 में भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इसमें भी वही यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, पावर फैक्टर वाला ही। एक थिन कॉपर वायर है, उसकी लेंथ आपको गिवन है और उसमें कहता है एरर है 2% और हीटेड थ्रू 10 और व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ द स्क्वायर कॉपर शीट ऑफ द लेंथ जो है अगर उसको आप हीट 10 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं। तो इसमें बेटा आपने पावर रूल वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि हमें पता है कि एरिया जो है वो यहाँ एल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो परसेंटेज जो है उसमें एरर इन एरिया जो आएगी वो 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज जो है वो लेंथ जो भी आपको गिवन है, परसेंटेज लेंथ कितनी गिवन है 2%, तो पावर फैक्टर 2 था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 4%। तो आंसर आपका इसमें भी बनेगा 4%। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो आंसर इसका बेटा आ जाएगा अल्फा। 33 क्वेश्चन बेटा, इसमें भी पावर फैक्टर जो है वो अपने अपने वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें जो है वो फिजिकल पैरामीटर्स आपको गिवन है, a इज इक्वल टू बी अल्फा, सी की पावर बीटा, डी की पावर गैमा, ई की पावर जो है वो सिग्मा। तो जस्ट आपने इसको मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। पावर फैक्टर वाला ही इसमें रूल यूज हो रहा है, a इज इक्वल टू बी की पावर अल्फा कह रहा है, सी की पावर जो है बीटा, डी की पावर गैमा और जो है ई की पावर जो है वो क्या कह रहा है बेटा, सिग्मा। तो ये आपके पास ना गिवन है। अच्छा बेटा इसमें जो है वो हमारे पास बड़ा सिंपल है। हमें पता है कि पावर रूल के अकॉर्डिंग जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज जो है वो आपस में ऐड हो जाती थी और पावर फैक्टर जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ क्या होना, मल्टीप्लाई। सो परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी ए जो है वो क्या होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द क्वांटिटी बी उसको कहा हुआ B1 प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द सी उसको कहा हुआ उसने C1 प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द डी उसको कहा हुआ बुक में इसमें क्वेश्चन में D1 और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द ई जो है उसको कहा हुआ है E1। सो वो कह रहा है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज इन बी सी डी और ई जो है वो B1 C1 D1 और E1 है। तो हमने रूल ये पढ़ा था, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, बी और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इससे डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने ना इन सब की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो रूल के अकॉर्डिंग इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती थी। दूसरा रूल यहाँ जो अप्लाई होगा, जो पावर फैक्टर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो बी के ऊपर पावर फैक्टर क्या है अल्फा, सी के ऊपर पावर फैक्टर क्या है बीटा, डी के ऊपर पावर फैक्टर क्या है गैमा, ई के ऊपर जो है पावर फैक्टर क्या है वो है सिग्मा। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ ए जो है वो इन सब की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करके पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना था। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। तो आंसर आपका बन रहा है यहाँ पर बेटा डेल्टा।
नेक्स्ट जो है 34 भी सिंपल है बेटा क्वेश्चन। इसमें r इज इक्वल टू वी ओवर आई। अब v और i जो है वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज जो है आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी, लेकिन कौन से वाली, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज। तो टोटल अनसर्टेनिटी जो है वो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बेटा आपका जो है वो 34 जो है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 34 को हमने जो परसेंटेज एरर बतानी है इन रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू वेरिएशन इन जो है वोल्टेज, क्योंकि ये R इज इक्वल टू वी ओवर आई है, तो इसमें डिवाइडेड बाय V मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस परसेंटेज में आ जाएगी वेरिएशन इन जो है वो करंट डिवाइडेड बाय करंट मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये आपके पास परसेंटेज में वैल्यूज आ जाएंगी। तो जो वोल्टेज है बेटा वो आपको गिवन है 100 प्लस एंड माइनस 5, तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय 100%, और जो करंट है उसमें वेरिएशन जो बताई हुई है वो आपके पास है 0.2, तो 0.2/100 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो बेटा यहाँ से जो 100 से कैंसिल आउट हुआ ये 5% आ जाएगा। ये वाला जो है ये आपका 10 है, ये हाँ जी ये 10 है, तो ये आपके पास एक बचेगा, तो ये 2% आ जाएगा। टोटल आपका आंसर जो है वो 7% आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है, उसमें भी यही रूल यूज होने हैं जो है वो मल्टीप्लिकेशन और पावर फैक्टर वाला। अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट आपको गिवन है H इज इक्वल टू I² RT। तो आपने बताना है करंट रेजिस्टेंस और टाइम में 3%, 4% और 6% रिस्पेक्टिवली एरर गिवन है, तो टोटल एरर बतानी है कि कितनी होगी। तो इसमें देखो बेटा हमारे पास फॉर्मूला है H इज इक्वल टू I² RT। तो हीटिंग इफेक्ट में H में जो परसेंटेज एरर होगी वो परसेंटेज एरर इन द करंट प्लस परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस प्लस परसेंटेज एरर इन द टाइम। तो हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाती हैं। दूसरा रूल क्या अप्लाई होगा यहाँ, वही पावर फैक्टर वाला। पावर फैक्टर सिर्फ करंट के ऊपर है, तो वो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब करंट में जो है उसने हमें बताया हुआ है, अब जो हमें वैल्यूज गिवन है, करंट में 3% बताई हुई है, रेजिस्टेंस जो है उसमें उसने 4% बताई हुई है, टाइम में उसने 6% बताया हुआ है। तो टोटल आंसर जो आपका बन जाएगा वो 16% आंसर आ जाएगा। तो बेटा इसमें आंसर जो 35 वाले क्वेश्चन का है वो है चार्ली। 36 a physical quantity p is given as p is equal to a की पावर 3 b की पावर 1/2 d की पावर 3/4 quantity which brings the maximum percentage error in the power जो है बेटा जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है, जिसकी पावर का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमने पढ़ा था चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं। तो इसमें नेगेटिव पावर या पॉजिटिव पावर जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने ये देखना है कि किसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है। अगर आप गौर करें तो यहाँ c की पावर है -4, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम आएगा इन केस ऑफ परसेंटेज एरर। तो आंसर बेटा आपका कौन सा बन रहा है, चार्ली, यानी इसमें सी यानी कि बीटा। तो 36 वाले क्वेश्चन का आंसर है बीटा यानी सी। क्यों? क्योंकि इसका पावर फैक्टर की वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है। ए वाले के पावर फैक्टर 3 है, बी वाले का 1/2 है, डी वाले का 3/4 है। तो पावर फैक्टर सबसे बड़ा किसका है, वो सी वाले का है। सो ज़ाहिर है पावर फैक्टर परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है, इस वजह से आंसर आपका बनेगा बीटा। 37 मैंने आपसे कहा था बेटा आपने इसको रिवाइज जरूर कर लेना है। वो कहता है रेशियो ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू CGS यूनिट जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसको बोलते हैं, इलास्टिक मॉडुलस को, यानी शेयर मॉडुलस को, और उसका यूनिट बेटा क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब उसने कहा है कि रेशियो आपने बतानी है सिस्टम इंटरनेशनल की एंड CGS की। तो अब देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो प्रेशर, स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यूनिट्स क्या है, सेम है। तो इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। तो अब देखिए कि इसका ना सिस्टम इंटरनेशनल से हमने कन्वर्ट करना है उसको CGS सिस्टम में। तो अब इसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं। मैं इसको लिखता हूँ किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा किसमें, सिस्टम इंटरनेशनल में। अगर आप इसको बेस यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो सिस्टम इंटरनेशनल में ये आएगा। अब CGS में कन्वर्ट करना है तो CGS में 1 ग्राम जो है वो 10 पर क्या हो गया 3। अब देखो ना 1 किलोग्राम क्या हो गया 10 पर 3 ग्राम।
1 मीटर जो है वो 10⁻⁴ क्या होता है, -2। अब ये बन गया पर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है जी। अच्छा अब बेटा इसमें जो है वो हमारे पास ये पर सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है, अच्छा इसको अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसकी जो नेगेटिव पावर है उसको हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं इसको लिख सकता हूँ किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर सेकंड स्क्वायर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब 1 किलोग्राम जो है उसमें हम कह 10⁻³ ग्राम होते हैं, और 1 मीटर में हम कह रहे हैं 100 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं, और सेकंड तो ऐसे ही रहेगा। अब ये 2 और 3 जो है, ये 10⁻³ है, ये नीचे 100 है, तो ऊपर आएगा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो इसका मतलब है 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल बना, वो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल बना है। इसका मतलब है यहाँ जो पावर आपके पास फैक्टर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 10। तो जब आप सिस्टम इंटरनेशनल से CGS सिस्टम में जाएंगे तो जो फैक्टर साथ मल्टीप्लाई होगा, जो रेशो आएगी वो क्या आएगी, वो 10 आएगी। आंसर इज डेल्टा। इसी तरह से जब फोर्स के यूनिट को आप CGS सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो साथ फैक्टर आता है वो 10⁵ आता है, तो आप कहते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स पे। नेक्स्ट बेटा बहुत सिंपल है, ये भी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 38। इफ k टाइम स्पीड इज इक्वल टू इक्वल्स पावर, k टाइम स्पीड इक्वल पावर, द रेशियो ऑफ SI यूनिट जो है एंड CGS यूनिट जो है वो क्या होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब जैसे मैंने कहा, उसने कहा है द k टाइम स्पीड इज इक्वल टू पावर, k टाइम मल्टीप्लाई बाय अगर स्पीड करें तो वो पावर आता है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि पावर का एक फॉर्मूला होता है जिसमें हमने पढ़ा था कि फोर्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी जो है वो क्या होता था, पावर होता था, इंस्टेंटेनियस पावर होता था। इसका मतलब है k टाइम स्पीड पावर जो है वो किसको बोल रहा है, वो फोर्स को बोल रहा है। तो k इज फोर्स, तो हमें पता है फोर्स का यूनिट जो है वो ऐसे सिस्टम में न्यूटन होता है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स के इक्वल होता है। तो यहाँ जो पावर फैक्टर बनेगा वो कितना होगा, 10⁵ आंसर जो है वो क्या बेटा आ जाएगा, अल्फा। 39 बेटा आपने नंबर ऑफ टाइम जो है इसको सॉल्व इक्वेशन को देखा होगा। चैप्टर 8 में हमने ये स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो गैमा P ओवर रो, गैमा चूंकि रेशो होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा बेटा, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन है P + 1/2 ρv² + ρgh इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर कहता है जी यूनिट जो है के क्या होंगे। बेटा जो भी इक्वेशन आपके पास होती है उसकी सारी टर्म्स के जो यूनिट्स हैं वो सेम होते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इक्वेशन जो है वो बेसिकली प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका प्रेशर अब पहला है P जो है वो प्रेशर एनर्जी, यहाँ प्रेशर के इक्वल यूनिट आएगा 1/2 ρv² भी प्रेशर के इक्वलेंट ही आएगा, ρgh भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये भी एनर्जी डेंसिटी प्रेशर के इक्वलेंट ही आएगा। तो ये कांस्टेंट जो है बेसिकली प्रेशर के इक्वलेंट ही है। सो कोई भी जो इक्वेशन है बेटा उसकी सारी टर्म्स के यूनिट क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब ये 3 टर्म्स जो है ना वो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो 3 प्रेशर भी ऐड करोगे तो वो भी प्रेशर ही आएगा। तो इसमें आंसर आपका जो है वो बेटा कौन सा बन रहा है, बीटा प्रेशर। अगर आपको यहाँ पर कंफर्म करना हो तो आप इसकी तीनों जो है वो एक जो टर्म्स हैं उनको चेक भी कर सकते हैं, तीनों प्रेशर के इक्वलेंट ही आएंगी, तो ये प्रेशर ही है, ये कांस्टेंट प्रेशर ही आएगा। देखें ये जो प्रेशर है हम कहते हैं वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम होता है, प्रेशर एनर्जी, डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम, तो 1/2 mv² ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम mgh ओवर वॉल्यूम। सो बेसिकली ये क्या है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि प्रेशर एनर्जी डेंसिटी के यूनिट सेम होते हैं, इट मीन्स के जो प्रेशर के यूनिट है वो ही एनर्जी डेंसिटी के यूनिट है। तो ये जो कांस्टेंट है ये भी प्रेशर के इक्विवेलेंट ही आएगा। तो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि ओनली सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू गिव अ रिजल्टेंट, सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड। तो प्रेशर ही प्रेशर में ऐड हो सकता है, तो अगर 3 प्रेशर ऐड हो रहे हैं या 3 एनर्जी डेंसिटीज ऐड हो रही हैं तो जो कांस्टेंट आएगा वो भी एनर्जी डेंसिटी यानी प्रेशर ही होगा। तो इसमें आंसर बेटा बीटा आंसर बन रहा है।
41 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज, जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम है वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। तो आंसर बेटा इसमें कौन सा आपका आ जाएगा, अल्फा। इसकी प्रिसीजन जो है वो सबसे ज्यादा होगी, चूंकि लीस्ट काउंट इसका सबसे कम है, यानी 0.005 मिलीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन में अगर यूनिट सेम नहीं है तो सबसे पहले आप यूनिट सेम करके देखेंगे सारे ऑप्शंस के, फिर आप आंसर प्रेडिक्ट करोगे। 42 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी, आप बार बार हम रिवाइज कर चुके हैं। लेंथ आपका 3.25 प्लस और माइनस 0.101 सेंटीमीटर और बी दिया हुआ 4.19 प्लस और माइनस 0.1। कहता है देन रॉड बी इज लॉन्गर देन, आप बी को ए से माइनस करेंगे। और हमने पढ़ा है कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आप दो क्वांटिटीज को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उनकी जो अनसर्टेनिटी है वो हमेशा आपस में ऐड ही होगी। तो अगर आप बी माइनस ए भी कर रहे हैं बेटा, तो अब जो क्वांटिटी है प्लस एंड माइनस इसके साथ 0.01 सेंटीमीटर है, दूसरे के साथ भी 0.01 सेंटीमीटर ही है, तो आपका जो आंसर आएगा, आप इसकी क्वांटिटी को इससे माइनस कर रहे हो, तो आंसर जो इन दोनों की अनसर्टेनिटीज में ऐड होना है, तो प्लस एंड माइनस 0.02 सेंटीमीटर। हमने रूल क्या पढ़ा था, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिंपल अनसर्टेनिटीज ऐड कर देते हैं। चाहे आप ए को बी में ऐड करें, चाहे इनको आप सब्ट्रैक्ट करें, उनकी अनसर्टेनिटीज ने हमेशा ऐड ही होना है, तो ऐड होके ये 0.02 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो इसमें तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आपका कौन सा बन जाएगा, बीटा। 43 जी, इफ p इज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट मास एक्सप्रेशन गिवन है p स्क्वायर ओवर 2m, तो बेटा ये जो है वो आपके पास एनर्जी का यूनिट बनेगा, यानी वर्क का यूनिट बनेगा। इसमें आंसर कौन सा बनेगा आपका, डेल्टा, बोथ a एंड b, क्योंकि एनर्जी और वर्क एक ही बात है। वैसे ये 1/2 p स्क्वायर डिवाइडेड बाय m किस चीज़ का फॉर्मूला है, इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर। अगर आप इसको मैथ से मल्टीप्लाई करो, मैथ से डिवाइड कर दो, तो यही वाला आपका फार्मूला 1/2 mv का होल स्क्वायर ओवर m, यानी हम इसको कहते हैं 1/2 p स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन जाता है, इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम का फार्मूला है। सो बेसिकली इसका आंसर बेटा आपका बन जाएगा डेल्टा, बोथ ए एंड बी। 44, चूज द पेयर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो बेटा इसमें आपको प्रीफिक्सेस अच्छे से याद करने पड़ेंगे, जैसे मैंने कहा था उसका टेबल अच्छे से रिवाइज करना है। इसमें आंसर बनेगा अल्फा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है तो अल्फा आंसर बनेगा सेंटी, मिली और माइक्रो। नेक्स्ट जो है जी, इसमें आपका जो है वो सिस्टमैटिक जो है वो आपका जो अच्छा, इसमें बेटा जो आपका क्वेश्चन 44 है, इसमें अपना एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं सारे। सेंटी होता है 10⁻², मिली होता है 10⁻3, माइक्रो होता है 10⁻6। इसी तरह से जो आपके पास है माइक्रो 10⁻6, जो चार्ली ऑप्शन है, मिली 10⁻3, सेंटी 10⁻2, डेका हम कहते हैं 10⁻1 को, किलो कहते हैं 10⁻3 को, मेगा कहते हैं 10⁻6 को। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो बनेगा बेटा वो आंसर अल्फा ही बनेगा। 45, सिस्टमैटिक एरर कैन बी रिमूव्ड, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ हमने लिखा हुआ बाइंग न्यू इंस्ट्रूमेंट नो, डस्टिंग द इंस्ट्रूमेंट ये भी ठीक नहीं है, ब्रेकिंग द इंस्ट्रूमेंट ये भी ठीक नहीं है, तो रिकैलिब्रेटेड द इंस्ट्रूमेंट। तो अगर हम उसको किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके उसके ऊपर दोबारा से मार्किंग बनाएं, उसको रिकैलिब्रेट करें, तो हम उसको जो है वो ठीक कर सकते हैं, उसमें एरर नोट कर सकते हैं, आइदर दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आंसर इसका बेस्ट ऑप्शन जो बनेगी वो कौन सा आएगा, डेल्टा। 46 जी, टेरामीटर ओवर गीगामीटर। टेरा होता है 10⁻12, गीगा होता है 10⁻9, तो आपके रेशो बनेंगे 10⁻3, मतलब 1 किलो हो सकता है। तो आंसर कौन सा बनेगा, चार्ली। 47 भी बहुत सिंपल है बेटा, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल जो है, अब आर्क जो है 2πr, वो कितना होता है 2π रेडियन। तो कंप्लीट सर्कल एंगल जो बनाता है वो 2π रेडियन बनाता है। 48, अंडर द सेम एनवायरनमेंट द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज को बोलते थे रैंडम एरर। तो 48 का आंसर है रैंडम एरर, तो बीटा आंसर हो जाएगा बेटा। 49 में सिस्टमैटिक एरर अकर्स ड्यू टू जीरो एरर, ओवर कैलिब्रेशन, इनकरेक्ट मार्किंग, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर बेटा बन जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये तीनों रीजंस होती हैं सिस्टमैटिक एरर की। 50 जो है बेटा, इसमें देखें अकॉर्डिंग टू जो है वो जूल वर्क कह रहा है, W अगर वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q आपका हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो W इज इक्वल टू जे क्यू, वेयर J इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जो है, सो यूनिट ऑफ J क्या बनेंगे,
मैकेनिकल इक्विवेलेंट हाइट, अब देखो आपको W इज इक्वल टू जे क्यू बोल रहा है। मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है उनकी डायमेंशन या यूनिट सेम होने चाहिए। तो वर्क इज इक्वल टू, अगर जे क्यू कह रहा है तो यहाँ से जे का अगर यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो वर्क ओवर हीट। अब वर्क इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जे जो है वो यूनिट लेस आ जाएगा, क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटीज। तो वर्क ओवर हीट जो है, वर्क भी ज़ाहिर उसका यूनिट जूल है, क्यू का भी जूल है, तो ये यूनिट लेस बन जाएगा। तो आंसर इसमें बेटा आपका आ जाएगा यूनिट लेस। सो आंसर है बीटा, नो यूनिट। 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी अभी हमने डेंसिटी को कन्वर्ट करके देखा था, तो इसमें भी हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं दोबारा से कि कितना फैक्टर आता है। बेटा 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो है इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10⁻, जो है वो -2 सेंटीमीटर होते हैं, ऊपर पावर जो है वो क्या आ गई 3, तो ये आपके पास बनेगा 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाय ये 10⁻⁻6 फैक्टर बनेगा, तो ये 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर बनेगा। सो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, या 10⁻³ वाला फैक्टर साथ मल्टीप्लाई होगा। आंसर इसमें बेटा बनेगा अल्फा। 52 जो है गिवन इक्वेशन चैप्टर 8 जो है उसमें 8.15 इक्वेशन हम नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ चुके हैं। इसमें कहता है जी कि ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेस है इसमें यूनिट ऑफ एम क्या है, एम यहाँ बेटा होता है मैस पर यूनिट लेंथ। इसमें जो एम है ये मैस पर यूनिट लेंथ होता है, तो इसका यूनिट जो है वो क्या बनेगा, किलोग्राम पर मीटर। वैसे भी आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, तो आप जो है वो यहाँ से एम को इक्वल करके कैलकुलेट करेंगे तो इसके यूनिट लेंथ के ही आएंगे यानी कि किलोग्राम पर मीटर। सो 52 का आंसर जो है बेटा वो है अल्फा, क्योंकि यहाँ एम मैस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मैस पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। 53 लीस्ट काउंट इज कॉल्ड, लीस्ट काउंट का दूसरा नाम मैंने बताया था बेटा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं इसको, तो इसमें आंसर आपका बीटा होगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट 54 वाला क्वेश्चन बेटा, रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड, इसका एक ही है कि हम जो है ना स्टैटिस्टिकली उसको रिड्यूस कर सकते हैं, और वो कैसे करते थे, बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ, क्या कह रहा है जी, वाई ऑब्जर्वेशंस, और उसके बाद उसको क्या करते थे, उसकी एवरेज लेते थे। सो रैंडम एरर को कैसे मिनिमाइज करेंगे, बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स, और उसके बाद उनका क्या करना है, एवरेज और मीन लेना है। सो यहाँ आंसर जो बेस्ट ऑप्शन बनेगी अल्फा ही बन सकता है, यानी कि अगर हम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट करें उसके बाद उसका एवरेज ले लें। रिड्यूसिंग जीरो एरर नो, ये सिस्टमेटिक में आएगा, चार्ली भी नहीं हो सकता, डेल्टा भी नहीं हो सकता, तो बेस्ट ऑप्शन इज अल्फा। 55 यूनिट्स ऑफ कपल, कपल हम टॉर्क को बोलते हैं, तो इसके वही यूनिट बनेंगे सेम एज दैट ऑफ वर्क, तो उसको बेस यूनिट में कन्वर्ट करें। देखें ना, कपल हम कहते हैं न्यूटन मीटर में मेजर करते हो, तो न्यूटन मीटर को बेस में कन्वर्ट करेंगे तो अल्फा आंसर बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। 56 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज यूनिट लेस, एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, इन सब के यूनिट जो है वो क्या होते हैं जी, यूनिट लेस हम कह सकते हैं। यहाँ पर देखें इसमें हमारे पास उसने कहा है कि अब देखो कि हमारे पास पहला है एंगल, एंगल रेडियन भी हो सकता है, स्टेरेडियन भी हो सकता है, तो रेडियन प्लेन एंगल का यूनिट है, स्टेरेडियन सॉलिड एंगल का यूनिट है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा बोथ बी एंड सी। स्ट्रेन दो सेम क्वांटिटीज की रेशो है, इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी सेम क्वांटिटीज की रेशो है, ठीक है। इसी तरह से बेटा रिलेटिव परमिटिविटी हो, रिलेटिव परमेबिलिटी हो, कोई भी सेम जो है वो आपके पास सेम क्वांटिटीज की रेशो हो, वो हम कहते हैं क्या होती है, यूनिट लेस होती है। परमेबिलिटी हो तो इसमें आंसर आपका बनेगा क्योंकि हमें स्ट्रेन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा हुआ है, ये सेम क्वांटिटीज की रेशो है, ये यूनिट लेस होंगी। जबकि अल्फा एंगल है, एंगल जो है वो प्लेन भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, सो इट मीन्स कि यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा डेल्टा, बोथ बी एंड सी। 57 बेटा द क्वांटिटी x इज इक्वल टू mc स्क्वायर है सेम यूनिट्स एज डेट ऑफ, बहुत सिंपल है,
E इज इक्वल टू MC स्क्वायर आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो यहाँ x के यूनिट वही होंगे जो एनर्जी के होंगे। सो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, सो आंसर इज बीटा। 58 in calculating the area of cross section A of wire the total percentage in the final जो है वो रिजल्ट क्या होगी। अब देखें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पावर फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। अब देखो जो हमारे पास जो है इसमें बेटा जो उसका पाया आर स्क्वायर, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर होता है वो पाया आर स्क्वायर होता है। तो आप अगर जो है उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो है एरिया ऑफ द वायर आएगा पाई आर स्क्वायर। इसको आप ना यूं भी लिख सकते हैं, पाई डी स्क्वायर ओवर 4 भी लिख सकते हो। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ये तो रहे कांस्टेंट। इसका मतलब ये है जो एरिया में परसेंटेज एरर आएगी वो 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस हो सकती है, या आप कह सकते हो वो 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन द डायमीटर हो सकती है। तो दोनों ही ट्रू हैं। आपको अगर रेडियस गिवन होगा तो उसमें एरर गिवन होगी, तब भी आप पावर फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करोगे। डायमीटर में अगर जो है वो गिवन है परसेंटेज एरर, तो आप उसका भी पावर फैक्टर 2 ही आएगा, आप उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। सो इसमें आपका आंसर बनेगा बोथ ए एंड बी, यानी पावर फैक्टर 2 जो है वो एरिया के साथ भी रेडियस के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, डायमीटर के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो डेल्टा आंसर है। 59 में ऐसे ही यूनिट कितने हैं जी, तो आंसर इज 3। टाइप्स ऑफ ऐसे यूनिट 3 हैं, कौन कौन से, बेस, ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। और नंबर अगर यूनिट्स पूछे तो वो कितने हैं, वो 7 है। जो कि काइंड्स पूछा है उसने, टाइप 3 है, नंबर 7 है। तो नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन सिस्टम इंटरनेशनल आर 7, टाइप्स 3 हैं, कौन कौन सी, बेस, ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री। इसमें आंसर बेटा 59 का है डेल्टा 3। और 60 में हाउ मैनी नैनोमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर, तो आंसर है आपके पास 10⁻⁹ हाउ मैनी नैनोमीटर्स इन अ मीटर। सो देखें, जब आप बोलते हैं बेटा 10⁻⁹, जिसको आप बोल रहे हो मीटर, तो ये आपके पास जो है इसको अगर मैं 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करूं, 10⁻⁻9 से डिवाइड कर दूं, तो ये मीटर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब है ये 1 नैनोमीटर जो है वो किसके इक्वल है ये आपका नैनोमीटर है। एक 1 नैनोमीटर जो है वो इसमें 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं। सो 1 मीटर जो आपका बनेगा, 1 मीटर, बल्कि इसको यूं कर लेते हैं, मैंने इसको 1 नहीं लिखे। सो 1 मीटर जो है उसमें कितने नैनोमीटर होंगे, वो 10⁻⁹ नैनोमीटर होंगे। देखो, आप दोनों साइड आप इक्वेट कर सकते हो। अगर मैं नैनो की वैल्यू पुट करूं तो वो 10 पर क्या बनेगी, 9, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, 1। इसका मतलब है यू कैन से डैट कि 1 मीटर जो है उसमें 10⁻⁹ नैनोमीटर हो सकते हैं। सो इसमें आंसर आपका बनेगा बीटा। अब बेटा आपने गौर किया होगा कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं जो पास पेपर से भी कुछ पिक किए हुए हैं, तो क्वेश्चंस जो एमडी कैट का जो लेवल है वो बहुत इजी भी हो सकता है और कॉन्सेप्चुअल भी हो सकता है और डिफ़िकल्ट लेवल भी हो सकता है। इसमें जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस आते हैं तकरीबन 70 to 80% वो बुक की लाइंस होती हैं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ 20-30% जो है वो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, बुक अच्छे से पढ़ें, प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। आज की डिस्कशन में जो नए पॉइंट सामने आए हैं उनको नोट डाउन किया होगा आपने लाजमी, और जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको आपने रेक्टिफाई किया होगा। बेटा रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी मिस्टेक्स, अगर यहाँ पर मिस्टेक हो रही है टेस्ट करते हुए, ये आपके लिए ब्लेसिंग है, लेकिन यही ब्लेसिंग जो है फाइनल में जाकर कर्स हो जाएगी अगर आपने उनको करेक्ट ना किया। सो आई होप सो कि आपने जहाँ जहाँ आपसे मिस्टेक्स हुई होंगी उनको आपने रेक्टिफाई किया होगा, उसको करेक्ट किया होगा। अल्लाह ताला जो है आपको, आपके माँ बाप को आपके सर पे सलामत रखे, आपको जो है वो वबाई अमराज से जो है महफूज रखे। आमीन। मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।